A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your economics teacher. Today we'll be solving the question paper that has come today only of ISC. Okay, we'll not be solving it the whole क्योंकि आप बहुत सारी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता होंगी बट द बेसिक थिंग्स आंसर की ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस ऑफ national income. The first question is aggregate utility obtained from the consumption of a specific unit of a commodity is called. तो this will be called as total utility. अगर यहाँ पर additional utility पूछी जाती तब ये marginal होता. Aggregate पूछी गई then it will be total utility. Next question is कि if the price of the commodity and total expenditure वो दोनों same direction में change हो रहे हैं, अगर fall हो रहे हैं तो दोनों और अगर rise हो रहे हैं तो दोनों same direction में, then the price elasticity will be less than 1 or it will be inelastic. Okay, ये तो price elasticity will be lesser than 1. Then next question in this is which of the following is not, and sorry for the picture quality, यही available था मुझे, which of the following is not a ceteris paribus, other things remaining same वाला, assumption of the law of supply. क्या कहा गया है? Indirect taxes, yes it will change, और इसमें लिखा है which is not, technology will remain constant, above indirect taxes will also remain constant, price of other factors will remain constant, but it should change, the price of the commodity it should change. So that is why यहाँ पर the answer will be D, it should not remain constant. Okay, next is कि if the figure given below shows a relation between the quantity demanded of price X of good X and good Y, so you have to tell me the रिलेशनशिप बिटवीन टू कि एक्स और वाई में अगर ये ग्राफ दिया हुआ है आपको तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि क्या उसका रिलेशनशिप होगा. जैसे सपोज कर लो कि दिस इज कार एंड दिस इज पेट्रोल. तो इन केस क्या बोला गया इसमें कि ये एक, हमको ये समझ में आया ना कि ये एक नेगेटिव डिमांड है. तो अगर मान लो प्राइस ऑफ कार विल इंक्रीज, द डिमांड विल डेफिनेटली फॉल फॉर पेट्रोल ऑल्सो. So this is kind of complementary goods. Okay, the next one is which of the following will cause a rise in the equilibrium price of rice when the demand for rice remains the same. तो उस टाइम पर अगर equilibrium price है तो वो क्यों, मतलब किस रीजन से बढ़ जाएगा? तो वो तभी बढ़ जाएगा जब आपका सप्लाई जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी टू राइस फार्मर्स एक अच्छी चीज है तो ये सप्लाई बढ़ेगा, ये नहीं होगा. सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग भी नहीं होगा, इम्प्रूव्ड राइस फार्मिंग मेथड्स भी नहीं होगा, इट विल बी पुअर वेदर कंडीशंस, जिसके कारण मेरा जो सप्लाई है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पहुंच जाएगा एंड हेंस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू अबव साइड. ठीक है, भले ही डिमांड मेरी सेम रहे. देन नेक्स्ट वन इज व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट टर्न्स नेगेटिव. तो उस टाइम पर टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट फॉल्स. व्हेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग इट बिकम्स, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव. रिलेशनशिप में आपने पढ़ा होगा. फिर उसके बाद आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इट इज दैट टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच चेंजेस विद द चेंज इन नेशनल इनकम. तो दिस विल बी डी पॉइंट. अगर ऑटोनॉमस होता तो वो चेंज, इसका इनकम पर कोई चेंज का इफेक्ट नहीं होता, बट इंड्यूस चेंजेस ड्यू टू नेशनल इनकम. Then next one is with reference to money. You have to tell that which of the following statements is correct. So first one is correct. All paper currency is inconvertible. आप उसको gold में convert नहीं करा सकते. Okay, then next one is why is ABC curve U shape. तो इसका simple सा आंसर सिर्फ यही हो सकता है. You can write it in any form, but एक simple सा आंसर इसका ये भी हो सकता है that due to the application of returns to factor, ये law of variable proportion, law of returns to factor. ठीक है, ये जो है एबीसी कर्व है इट इज यू शेप्ड. देन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स यू ऑलरेडी नो, जिसका बर्डन पड़ता है. देन नेक्स्ट इज विच स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स इज मोर देन दैट इन ऑफ रिकरिंग अकाउंट. ओके, तो इट विल बी फॉल्स क्योंकि रिकरिंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है. नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अब देखो इसमें फर्स्ट वाला तो क्योंकि माइनस में ही जा रहा था तो इट विल बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू मी. एपीसी
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है C अपॉन Y, मीन्स कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो फर्स्ट वाले का तो आंसर इज 0, सेकेंड वन इज 20 में से यू विल -6, आपका आंसर जो है वो 14 आएगा कंजम्पशन। ठीक, उस कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करोगे, द आंसर विल बी 0.7। okay, then these answers you know. Next we are moving towards a few things that should be there. Then question number 8, बाकी चीजों में per capita income index, ये even 11th में भी same topic is given कि per capita income index क्यों एक good indicator नहीं है economic welfare का। तो you have to give 2 reasons for this. फर्स्ट इज कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्लूड या इंडिकेट या रिफ्लेक्ट नहीं करता है पर कैपिटा इनकम इंडेक्स, और सेकेंड उसमें दिया हुआ है कि वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है नेशनल इनकम में, इट कैन बी टेकन बट वेल्थ इसमें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इन पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। okay, then again these theory parts are there that you already know, अगर पढ़ा होगा तो आता होगा। moving towards the last part, that is GDP at market price। अब ये वाला जो हम लोग का मेथड दिया हुआ है, this is given as value added method, जिसमें सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग we will bring out GDP at market price, जिसमें you will add net value added at factor cost, net value added at factor cost of secondary and tertiary sector, ये तीनों sectors के add कर दोगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यू विल नॉट यूज, क्योंकि आप जीडीपी डोमेस्टिक निकाल रहे हो तो उसमें हमको इसका कोई काम नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑल्सो यू विल नॉट टेक, क्योंकि ये हमने खुद बुक से अभी देखा था। ठीक है, अगर जीडीपी और एट मार्केट प्राइस निकाले तो हम लोग उसको ऐड भी नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। हाँ, उसमें से फैक्टर कॉस्ट में से हम उसको जरूर माइनस कर देते हैं। देन इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसमें से आप माइनस करोगे, this has been taken, और उसके बाद depreciation what you will do, you will take depreciation as added, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है वो सब नेट में दी हुई है, तो यहाँ पर depreciation will be added back so that you can make it from net to gross, so the answer will be 12,500 of it। then comes you have to take out net national product at factor cost, that is your national income, जिसमें ये जितनी भी नेट वाली चीजें हैं, जितनी भी ये नेट वाली चीजें हैं, 6,000 यू विल टेक 4,000 यू विल टेक 4,500। नेट फैक्टर इनकम माइनस में आप उसको माइनस कर दोगे, प्लस में होता है तो इट शुड हैव बीन टेकन। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे उसमें से सो एज टू कैलकुलेट इट एट फैक्टर कॉस्ट, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो हेंस और ये वाला पार्ट दिस 500 रुपए यू विल नॉट इंक्लूड, क्योंकि ऑलरेडी जो चीजें वो नेट में दी है, जब ग्रॉस में होती तब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते, नहीं है तो उसको मत ऐड करो, तो दिस विल बी 11,800। ओके, फिर उसके बाद डायग्राम बोला गया बहुत आसान सा, दिस यू कैन मेक। नेक्स्ट इज कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में what things come, your profit comes in operating surplus, rent comes, नेट एक्सपोर्ट्स नहीं आता है, इंटरेस्ट आता है इसमें, मतलब जो तीन चीजें दी हुई है इसमें, तो 320, ओके ये कहां जा रहा है, 320 190 एंड 200, तो इट विल बी 710 विल बी द आंसर ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। देन कम्स नेशनल इनकम यू हैव टू कैलकुलेट, तो दिस विल बी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें क्या क्या चीजें, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस में है तो प्लस करोगे, देन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल। अब देखो कोई चीज अगर नेट में दी हुई है तो हमें अब उसके लिए डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यू विल टेक नेट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इट, नेट एक्सपोर्ट्स यू विल टेक, एंड लास्ट यू विल टेक इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आप इसमें से माइनस करोगे, तो द आंसर दैट विल कम ऑफ इट विल बी, the answer that will come will be 2070। okay, then we will move towards the last part, that is the small passage, सिर्फ काम की चीजें थी that you need to know। the last part of it is कि what kind of exchange rate system is being referred to here। यहाँ पर बहुत simply लिखा हुआ है that it is determined by the demand and supply of dollars, so this will be flexible exchange rate system। इस समय पर the value of rupee in terms of dollar has been falling, if it is falling continuously, if it is falling continuously due to
फ्लेक्सिबल इट विल बी नोन एज डेप्रिसिएशन, एल्स अगर फिक्स एक्सचेंज रेट होता तो इट शुड हैव बीन डिवैल्यूएशन। ठीक है, हाउ वुड दिस फेनोमेनन अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो अगर आपका जो वैल्यू है वो अगर कम हो रही है तो उससे क्या होगा, देयर विल बी फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ज्यादा इंपोर्ट होगा, नहीं एक मिनट, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होगा क्योंकि आपकी जो करेंसी अब कंपैरेटिवली चीपर हो रही है। अगर एक्सपेंसिव होती तो लोग आपकी कंट्री से ट्रेड नहीं करते, चीपर हो रही है इसलिए पीपल विल ट्रेड, हेंस देयर विल बी फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, और उसके बाद ये वाला रोल आपको एक्सप्लेन करना था, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट्स वर सफिशिएंट फॉर इट। द लास्ट वन इज यू हैव टू सजेस्ट एनी 2 मेजर्स जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही कर सकते हैं। तो सही कैसे हो सकता है, या तो आप अपनी करेंसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट या डिवैल्यू कर दो, या फिर इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर दो, एक्सपोर्ट्स बढ़ा दो, इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर दो। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मैच। सिर्फ काम काम की चीजें ही इसमें थी, बाकी तो पूरा किताब ही आपने पढ़ी हुई है। कहाँ गई वो मोटी सी किताब, ये मोटी सी किताब आपने पढ़ी ही होगी, दिस वन। तो इफ स्टिल any answer is there that is deviating from what you have done and I have told, so you can mention it in the comment box. Keep preparing for your further exams. Thank you.